अध्यक्ष हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रधान जी संजय राज जी, ग्राम सभा कौन सी लगती है, बास गांव के, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अजीत राय जी हैं, मसोने के ग्राम प्रधान हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे महासचिव भी हैं। आप हमारे बीच में मालटारी ग्राम सभा के प्रधान मुकेश राय जी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और पीसीसी के सदस्य हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच में हमारे गांव सभा के प्रधान ब्रजभान राम गौतम जी हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इस न्याय पंचायत के जो आज अजीत राय जी ने कार्यभार दिया, आप रणधीर सिंह जी न्याय पंचायत के अध्यक्ष बनाए गए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। बगल में बैठे हुए धर्मेंद्र भाई का स्वागत करता हूं। रामजस यादव जी का, जो हमारे चुनाव में कदम से कदम मिला करके मुझसे ज़्यादा ही कुछ चलने का प्रयास किया था, स्वागत करता हूं। नंदलाल जी का, भावेश जी का, बाकी सारे वरिष्ठ गांव के सभी बुजुर्गों का मैं इस अपनी ग्राम सभा की पावन धरती पे सबका प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कोई भाषण का कोई वैसा मंच नहीं है। आज हमारे पार्टी के निर्देश पर ग्राम न्याय पंचायत स्तर पे अध्यक्ष बनाने के लिए, पदाधिकारी बनाने के लिए और आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने के लिए कहा गया है। इस क्रम में आज ग्राम सभा हरई इस्माइलपुर में आप लोगों का आगमन था और आपने परसों हमको बताया कि हरई इस्माइलपुर में कार्यक्रम रखा गया। मैं कहा किसके यहाँ रखा गया है, तो बताया कि ओम प्रकाश यादव के यहाँ ही रखा गया है। तो मैंने कहा पहले बताना था ताकि मैं चारों तरफ से पूरे न्याय पंचायत से 10-5 लोगों को बुला लेता, लेकिन इतनी जानकारी नहीं हुई। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि पूरे न्याय पंचायत की ही उपस्थिति है। और आने वाले कल में एक बड़ा कार्यक्रम अलियाबाद कटाई में पिछड़े वर्ग के नाम पर होने जा रहा है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। मैं आप सबसे सहयोग चाहूँगा उसमें, और उसमें संभावना ज़्यादा बनती है कि हमारे अध्यक्ष जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से हमारी बात हो गई। डेट फिक्स हमको करना है कि कब चलना है। तो आप लोगों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम करता हूँ। तो जब आप बात कर रहे हैं कि हम इम्तियाज दोगुनी करेंगे, हम किसान के हितैषी हैं और किसान आपसे लड़ रहे हैं कि नहीं आप जो कानून लागू किए हो इसको वापस लो, क्यों नहीं आप वापस ले लेते हैं? जो 3 काले कानून लागू किए हैं, मैं उसको बता रहा हूँ, बहुत अहम मुद्दा है। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात किया है, रणधीर सिंह जी, कॉन्ट्रैक्ट खेती का ही नाम इनका है, पहला जो कानून बनाया है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट माने ठेके पे अनुबंध कह लीजिए, उसकी हिंदी अनुबंध होती है। जैसे पहले हम लोग रेहन है कुछ देते थे इस ढंग से, रेहन दे दिए तो उसके मालिक कौन होगा? हमारी खेती है और हमने अगर इनको रेहन दे दिया दीदी जी को या किसी को, तो उसके मालिक वो होंगे। हमने पैसा ले लिया, हमारा काम खत्म। अब वह बोएंगे जोतेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जो अडानी है, अंबानी है, रोटोमैक का है या डालमिया, टाटा, जो बड़े उद्योगपति देसी और विदेशी, बालमार के और जितने भी हैं, वो मिलकर हमारी खेती को कब्जा करना चाहते हैं। जब खेती किसानी कब्जा हो जाएगी तो फिर कहाँ से हम लोग उसमें अन्न उगाएंगे और कहाँ से हम उसे अपने रोजी रोजगार, अपने बीवी बच्चों पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? हम खाने पीने का काम कैसे चलेगा? साथ में कॉन्ट्रैक्ट खेती हो गई अगर इनकी, हमारी उद्योगपति आके खेती करेंगे। सामने खेती दिख रही है, वो ठेका पर हमको मजदूर बनाएंगे, हम एक तरह से गुलाम हो जाएंगे, हम इसे खेती करवाएंगे उसमें। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर मान लीजिए हमारे हितैषी है, ठीक, हमने मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट खेती दे दी गई, आप ठेका पर खेती कर रहे हैं, फिर दूसरा कानून क्यों आपने बनाया? नहीं कर सकता था उद्योगपति। जब आप उनको क्षमता दे देंगे पूरा भंडारण करने का, तो अरबों खरबों रुपया है, पूरे देश का अनाज वो खरीद के और स्टोर कर लेंगे। और जब स्टोर कर लेंगे तो ये काला बाजारी होगी, वो अपने हिसाब से बेचेंगे। आप ही का गेहूँ 15 रुपये से 20 रुपये किलो खरीद के ले जाएंगे, और जब लाला पड़ जाएगा खाने का तो वही गेहूँ हम 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो खरीद के खाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। तमाम खेतियां हैं, आलू का है, अभी मटर थी, जो भी रहेगा, जब उनका सिस्टम हो जाएगा, अगर यह सफल हो गए, कानून वापस नहीं लिए, तो निश्चित रूप से हम लोग मकर जाल में फंस जाएंगे। उसके बाद हमको अनुभव होगा। आज तो हमारा किसान भाई मान लीजिए सामने खेत यही है,
किसी का शादी विवाह है, कुछ है, दूसरे का भी हमारी नहीं पड़ती है अपने भाई से, तो भी शादी विवाह है, अपनी बहन अपना भाई समझ के हम लोग छोड़ देते हैं। टेंट लगा लेगा, कोई काम कर लेगा अध्यक्ष जी। लेकिन जब यह कॉन्ट्रैक्ट पर खेती हो जाएगी तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आइयो तो पैसा ले लिया, इतना ही नहीं है, जो केसीसी आप बैंकों से लेते हैं, हम आप लेते हैं बैंक से केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेते हैं अपनी क्षमता अनुसार, इसकी जो हैसियत है 50,000 लाख 2 लाख 4 लाख, वो भी हम आप नहीं ले पाएंगे। तो पैसा ले करके हम अपने इज्जत आबरू ढकने में, पढ़ाई लिखाई में या घर में कहीं भी लगाते थे अपने हिसाब से। ओम प्रकाश जी, ये भी बंद हो जाएगा। कारण है पूरा जब खेत ले लेंगे इलाका पूरा ठेका ले लेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट पे, तो बैंक से उनका अरबों खरबों का अनुबंध हो जाएगा कि ये 50,000 एकड़ ज़मीन है तो ये इतना 1000 करोड़ रुपया मुझे चाहिए खेती करने के लिए। वो उद्योगपति बैंक से ले लेगा लोन लेके चला गया, खेती अगर उसकी अच्छी हुई तो भी उसका माल जाएगा। चलिए भरेगा कौन भरेगा? आप भरेंगे। वो लीज पर लेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, रिकवरी होती है ज़मीन की, ज़मीन बंधक रखी जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम आप कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? तो जब यह स्थिति पैदा होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम साल भर 6 महीना जो हमारी क्षमता रहेगी, जो घरों में अनाज होगा या कहीं बाजार से जो क्षमता होगी खरीद के खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? या तो आत्महत्या करेंगे या बेमौत मरेंगे। मतलब 80 लाख लोगों की जो है एक तरह से मान लीजिए कि हत्या हो गई, मर जाएंगे। ये जो हमारे मोदी जी हैं ये फंस चुके हैं, या जो उद्योगपति हैं उनके जाल में फंस गए हैं। फंसने का कारण क्या है? जो इन्होंने करार किया था, पैसा लिया था कि हमको चुनाव आप जिताओ, उद्योगपतियों ने इनको पैसा दिया, मैनेज किया या प्रधानमंत्री बने। अब उनके सामने स्थिति ये पैदा हो गई, या तो उनका राजनीतिक करियर खत्म होगा या तो किसान मारे जाएंगे 80 लाख। अब ये स्थिति हो गई है। तो मित्रों, हमको कहना है कि आने वाले दिनों में 2022 में कांग्रेस की सरकार ले आइए। ये हमारे किसान भाई जो हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, इसके पहले की सारी स्थितियां देखी हैं। हम लोगों को सपा से बसपा से एलर्जी नहीं है, वो छोटी पार्टियां हैं जो देश के लिए लड़ रही है, आप उस पर बात करिए। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा मिशन हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, इंडिया मार्केट 2 हैंडपम्प जगह जगह लगे हैं, या जो आज ये रोड देख रहे हैं पंचायती राज एक्ट की देन है, ये रोड गांव-गांव दिख रहा है आपको, खड़ंजा है, रोड है, नहीं तो ये नहीं मिल पाता। अभी जो ये लॉकडाउन हुआ था, इसमें सारे लोग कितना परेशान हुए आपको मालूम होगा। पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान, बम्बई से पैदल चलकर अपने घरों को लोग आए। जैसे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, तमाम लोग मारे गए बेमौत, भूखों मरे रास्ते में। किसी तरीके से जो बच के घर पहुँचे वो भी क्या दुर्दशा झेले और कैसे चलना है, वो स्थिति आज भी हम लोगों के बीच में है। आर्थिक रूप से सारे लोग टूट चुके हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यहाँ की डैमेज हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। जो हमारे मोदी जी जोगी जी हैं, इनकी स्थिति भी देख रहे हैं। ये आए दिन बस एक ही रट लगाते हैं कि हम किसानों की आज दोगुनी कर देंगे, गाय माता है तो क्या क्या बोलते हैं। कोई ऐसी एरिया नहीं है कि जहाँ 10, 20, 50 ठो सांड न हो। तो दोगुनी कहाँ से नियत रही है? ये सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर लड़ा के बने हुए हैं सत्ता में, और यही एक ही चीज़ है। गौर करिएगा आप लोग, सिवाय मंदिर और मस्जिद के अलावा आप बता दीजिए कोई योजना, एक बता दीजिए कोई इनकी, कोई भाई बता दे कोई योजना, चाहे ये बिजली की देख रहा तार दौड़ा हो, चाहे जो भी योजना है आपका, खाने पीने, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, किसान पेंशन जो यह कर रहे हैं, बहुत पहले सारी चीज़ें चल रही हैं। राजा आगे आ जा। इनके पास सिर्फ एक मंदिर का नाम लेके सत्ता में आए, ये हत्याएं कराएंगे। जैसे बॉर्डर पे जब इन्होंने देखा कि हमारी व्यवस्था अब जो है पब्लिक नाराज़ हो रही है, तो बॉर्डर पे जो हमारे नौजवान सैनिक मारे गए थे, उसके बारे में पुलवामा हमला, वो भी एक सोची समझी रणनीति थी। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, कारण है, गौर करने की जरूरत है हम लोग। अभी आप कहीं से अवैध गाड़ी या अवैध असलहा लेके मिलिया से गुजरेंगे तो आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी। बिहार नंबर की गाड़ी है तो रोक देंगे, यहाँ नहीं रुकेगी, जैनपुर चौराहे पर रुक जाएगी। वह एरिया संवेदनशील है, वहाँ कोई बिला जो है मिलिट्री के एक चौक से दूसरा क्रॉस नहीं कर सकते। डिवाइडर बना हुआ है, बाएं साइड भी दाहिने साइड है, और दाहिने साइड से गलत रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है, और 10-10 किलोमीटर कैसे क्रॉस कर गई।
और जब जवान हमारा मांग कर रहा है कि हमको जो है बाई प्लेन हमको वहाँ लेह में भेजा जाए, या दुर्गम एरिया है, हम बाई रोड नहीं जाएंगे, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और रंग साइड से गाड़ी आ रही है, उसमें RDX भरा हुआ है, और उनको कैसे पता है कि जो बस सबसे बड़ी है जिसमें 50 सैनिक हैं उसी पर ले जाके अटैक करो, जो बुलेट प्रूफ नहीं है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी बस। तो निश्चित रूप से उतने बड़े काफिला में और 3 कुंटल का जो RDX भरा हुआ था उसमें बारूद भंडारण था, उसको ले जाके सीधे जो उसको गाड़ी से टकराया और हमारे 50 सैनिकों के लोग थे उड़े। ये सब भी सोची रणनीति है और आज तक कभी उसका खुलासा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि यूपी की गाड़ी है। तो कहीं न कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं कोई मुद्दा सिवाय मंदिर और मस्जिद के। ये मंदिर की जो बात कर रहे हैं, मंदिर की पूजा हम लोग भी करते हैं हर घरों में। हमारे सारे नौजवान भाई हैं, पितातुल किसान भाई हैं, सारे लोग जो है पूजा पाठ डेली करते हैं। प्रतिदिन हम लोग घर में हम लोग की माताएं बहनें करती हैं, भोले जी की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की। लगता है वो क्या पूजा करेंगे, पुजारी हैं, उनको तो लड़ा मजहब के नाम पर लड़ाना है, धर्म के नाम पर लड़ाना है। अभी उनकी योजना चल रही है कि गांव-गांव जो है चला के और 10 रुपये का काट रहे हैं, पर्ची काट रहे हैं। 10 रुपये से लेके और असीमित है सीमा, जो 10 लाख 10 करोड़ जो उद्योगपति है दे उसका माफ होगा। यह सब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग करते हैं, इसके हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इनको कभी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारे भाई, हमको किसानों की लड़ाई लड़ना है और सारे लोग ट्रेंड हो चुके हैं। हम लोग को कहीं किसी से न डरने की ज़रूरत है, न दबने की ज़रूरत है, और न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कोई वर्कर कहीं किसी से दबता और डरता है। जो हमारे बीच में भाई बैठे हुए हैं, आप इनको कमज़ोर मत समझिएगा। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आप लोगों के साथ हर जगह हैं। कहीं कोई CO, कोई SP, कहीं कोई है, लेकिन हम लोग ईमानदारी और निष्ठा से लड़ते हैं अपनी लड़ाई। कहीं भी हम लोग किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते, गलत चीज़ को। तो आने वाले प्रदेश की, लेकिन आपकी लड़ाई जेन्युइन है तो लड़ेंगी। ये नहीं है कि प्रियंका जी यहाँ नहीं आ सकती हैं, बिल्कुल आएंगी। जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ है। और 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोग बनाइए, प्रण करिए, और निश्चित रूप से जो है जो योजनाएं है उसका लाभ गांव-गांव तक और घर तक मिलेगा। मैं अभी बहुत से साथी जो क्योंकि बताया गया था 11 बजे तक आएंगे, मैं क्या क्या बताऊं। इन्होंने 2016 में इनकी सारी योजनाएं रात में ही लागू होती हैं। 16 दिसंबर को क्यों BDC मतलब, हाँ 16 दिसंबर को ही रात में इन्होंने योजना लागू किया था। क्या कहा था कि नोटबंदी से जो है जितने आतंकवादी हैं बॉर्डर के, वो सारे आतंकवादी गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी और अमन चैन बहाल हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? जो नोटबंदी हुई उसमें लाइन कौन लगाया? सारे जो गरीब किसान हमारे भाई हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वही लाइन लगाते हुए आपको दिखे होंगे। कोई अरबपति, कोई जो है करोड़पति लाइन लगाते हुए नहीं दिखा होगा। कोई SP DM किसी दिन आप बैंक पे नहीं देखे होंगे। खाट लेके उस ठंड के मौसम में जो है रजाई गद्दा तक लेके अपने 100, 200, 400 रुपये के लिए वो लोग लाइन लगाते देखे गए। जिनके घरों में शादियाँ थीं, शादी तक नहीं हो पाई, कितनी शादियाँ टूट गईं। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं। 37 जो मौतें हुई थी, इनके ऊपर तो मुकदमा कायम होना चाहिए उन मौतों का, कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, ये दादागिरी से नहीं चलेगा। लोकतंत्र है। आज हैं सत्ता में, 2024 में वो भी हटेंगे। और कौन हटाएगा? हमें और आप हटाएंगे मिलकर। जो लोकतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसको हमारे 2 साल 11 महीना लगा बनाने में, 12 सदस्यों ने मिलकर बड़ी मेहनत करके उस संविधान को तैयार किया था, जिसके संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेहनत किया, अपने कलम के दम पे उस संविधान को तैयार किया और लोकतंत्र को बहाल किया कि इसी के हिसाब से हमारा संविधान चलेगा, देश चलेगा। एक समानता रहेगी देश में, समाज में समरसता रहेगी, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहेगा। इस सब को कायम रखने का काम हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करती है। हमारे कांग्रेस पार्टी में जात धर्म मजहब का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें दलित भी है, फॉरवर्ड भी हैं, बैकवर्ड सारे लोगों हैं, सारे लोगों का मान सम्मान है। उसी हिसाब से इनको पद दिया गया है। और आने वाले दिनों में जो सक्षम है, काम करना चाहते हैं, राजनीति में आगे आना चाहते हैं, वो आके अपना हक ले सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। साथियों, आपको इंदिरा गांधी जी का ज़माना भी याद होगा, जो हमारे दादाजी लोग हैं पुराने। तब इतना हमारा देश उन्नतशील नहीं था। आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे,
उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो काफ़ी उनके सामने चुनौतियां थीं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से लड़ते हुए उन्होंने बहुत कुछ विकास किया। इसी देश में जो है एक सुई भी नहीं बनती थी, एक बटन भी नहीं बनती थी, फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन आज आपको देश के कोने कोने में जो जितने पश्चिम के बड़े बड़े प्रांत हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सारे उद्योग लगे हुए हैं। इसकी देन है, वह कांग्रेस की देन है। चाहे वह सूता मिल हो, चाहे गन्ने के कारखाने हो, कपड़ा मिल हो, जितनी फैक्ट्रियां यहाँ लगी हुई हैं, और हमारे ही भाई भतीजे वहाँ जाके काम करते हैं और वहाँ से जो धन मिलता है उनको कमा के देते हैं, वो हमारे घरों के लिए भेजते हैं। तो हमारे भाई भतीजे पढ़ते हैं, हमारी बहनों की बेटियों की शादी होती है। जो बाप अपने बच्चों को भेजता है बाहर कमाने के लिए, वो कमा के आएगा तो बुढ़ापे की सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, उसको भी आपने छीनने का काम किया है। हमारे प्रधान जी आपके गांव के जो चिर परिचित हैं आए हैं, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और माला पहना के अभी प्रकाश जी स्वागत किया, स्वागत किया। देश के नेता नहीं थे, वो इंटरनेशनल नेता थे साथियों। उनके अंदर काम करने की क्षमता थी, पढ़े लिखे थे, व्यक्तित्व के धनी थे, ईमानदार आदमी थे। स्वर्गीय रामनरेश यादव जी थे इस धरती के, कांग्रेस की देन है। अभी महामहिम बन के रिटायर हुए और हाँ सेवानिवृत्त हुए, और संजोग से हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं उनका राजनीतिक शिष्य हूँ, रामनरेश यादव जी का बहुत का मौका मिला उनसे। मैं उनके बच्चों पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत नज़दीक से जानता हूँ कि वह कितने ईमानदार और कितने ही सरल स्वभाव के थे। आप लोग ही जानते होंगे, जो पुराने लोग होंगे। मैं काफ़ी उनके नज़दीक रहा हूँ साथियों, वो विचारधारा मेरे अंदर भी है। नहीं तो मैं भी, जो उनका पद था राजभवन में थे राजपाल की ऑडिट नहीं होती। आप भी अरबों खरबों कमा सकते हैं पैसा, लेकिन नहीं, वो सब लालच नहीं है। हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, हम लोग उसको पहचानते हैं, इज्जत आबरू को जानते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे, ईमानदार। और उनकी देन है आपके क्षेत्र में काम जो याद होगा, देख लीजिए, चाहे भदुली का पुल हो, चाहे आपके बेरमा का पुल है, उन्हीं की देन है। निजामबाद का पुल उन्हीं की देन है। जो आप देख रहे हैं छठियाँ चीनी मिल है, किसने लगवाया है? कांग्रेस पार्टी की देन है। सन 1989 में स्थापित हुई है। वो चंदित यादव जी की देन है। जब इंदिरा गांधी जी से ने कहा कि हमारे यहाँ पिछड़ा इलाका है, इसमें आप एक चीनी मिल दीजिए, उन्होंने आकर उद्घाटन किया है, वहाँ बोर्ड भी लगा है। अब बाकी पुराने लोग जानते होंगे, मेरे दादा मालूम होगा। जो छठियाँ की चीनी मिल है, स्वर्गीय कल्पना थराज जी की देन है। उनको भी घोसी की गन्ना मिल, उनको भी काम करने की सनक थी, ललक थी, काम करने वाले थे। आप ही के इलाके से थे छपरा के बाबू रामकुआ सिंह जी, वो भी काम किए हैं, अच्छा काम करते थे। जो पहले के लोग थे, बहुत लुटेरे नहीं होते थे, बहुत अहिंसात्मक अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे, मान सम्मान करते थे, मान सम्मान से रहते थे और काम में विश्वास रखते थे। पहला उनका ये था, पैसा बाद में। बहुत से नेता हुए हैं, लेकिन आज क्या है, आज तो पैसे और असलहे की होड़ मची है। लेकिन उससे हम लोग अलग हट के, हम लोग आप लोगों का मान सम्मान करेंगे, और आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, उस विचारधारा से चलिए। 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाइए, और आने वाले दिनों में जो भी काम है वो सारे काम होंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।